नमस्कार। हरियाणा विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा एडुसेट पर प्रसारित आज के इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है छठी कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 में संकलित भगवत शरण उपाध्याय जी द्वारा रचित एक निबंध जिसका शीर्षक है लोकगीत। लोकगीत अर्थात जिसके नाम से ही स्पष्ट है कि यह जन जन के गीत होते हैं। लोकगीत आपने सुने ही होंगे बच्चों। जो बच्चे विशेष रूप से गाँव से संबंध रखते हैं, उन्होंने विशेष अवसरों पर, त्योहारों पर, विवाह आदि के अवसर पर, बालक के जन्म के अवसर पर, ऐसे विभिन्न अवसरों पर गाँव में गाए जाने वाले गीत अवश्य ही सुने होंगे। और आपने यह भी नोट किया होगा कि यह जो गीत होते हैं, यह जो लोकगीत होते हैं, यह अक्सर महिलाओं के द्वारा ही अधिक गाए जाते हैं। तो इस पाठ को पढ़ने से पहले, इस पाठ को समझने से पहले हम इसकी कुछ दक्षताओं और इसके कुछ मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। उसके बाद हम इस पाठ को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो आइए पहले इसकी दक्षताओं पर चर्चा करते हैं। प्यारे बच्चों, किसी भी पाठ को जब किसी कक्षा में शामिल किया जाता है, उसके पाठ्यक्रम में शामिल किया जाता है, तो उससे संबंधित कुछ दक्षताओं का निर्धारण किया जाता है। और उन दक्षताओं के निर्धारण से यह माना जाता है कि बच्चा उस पाठ को पढ़कर इन दक्षताओं को हासिल कर पाएगा। इसी प्रकार इस पाठ की भी कुछ दक्षताएं हैं। तो आइए हम उन्हें देखते हैं कि इस कक्षा के अनुरूप कौन कौन सी दक्षताएं हैं जिन्हें आप यह पाठ पढ़ने के बाद हासिल कर पाएंगे। इस पाठ से संबंधित 4 दक्षताएं हैं जिनको SCERT हरियाणा ने कुछ नाम दिए हैं। प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक विषय से संबंधित जो दक्षताएं हैं, उनको SCERT हरियाणा ने नाम दिया है। और इस कक्षा से संबंधित जो दक्षताएं हैं, उनमें पहली दक्षता का नाम है HIN 605 और यह दक्षता है विद्यार्थी किसी घटना का विवरण या प्रक्रिया को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। दूसरी दक्षता है HIN 607 विद्यार्थी कक्षा 6 के स्तर की विभिन्न विधाओं जैसे कहानी, कविता, निबंध, एकांकी, संस्मरण, जीवनी से संबंधित पाठों को उपयुक्त उतार चढ़ाव एवं सही प्रवाह के साथ पढ़कर समझ सकते हैं। तीसरी दक्षता है HIN 608 विद्यार्थी कक्षा 6 के स्तर के परिचित एवं अपरिचित गद्यांश को पढ़कर समझ सकते हैं और उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। चौथी दक्षता है HIN 612 विद्यार्थी कक्षा 6 के स्तर के गद्यांश, अनुच्छेद, कहानी, निबंध, जीवनी, एकांकी का सार लिख सकते हैं और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। तथ्यात्मक, निष्कर्षात्मक एवं कल्पनात्मक। आइए बच्चों, पाठ को पढ़ने से पहले उससे संबंधित कुछ मुख्य बिंदु देख लेते हैं ताकि जब पाठ पढ़ें तो आपको पाठ भलीभांति समझ में आ जाए। इस पाठ से संबंधित कुछ मुख्य बिंदु हैं जो इस प्रकार हैं। लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न होते हैं। लोकगीत के लिए किसी साधना की आवश्यकता नहीं होती। लोकगीत साधारण ढोलक, करताल, झांझ, बांसुरी की मदद से गाए जाते हैं। लोकगीत में सभी त्योहारों और विशेष अवसरों के गीत होते हैं। वास्तविक लोकगीत देश के गांवों और देहातों में हैं।
लोकगीत के बहुत प्रकार हैं, जैसे कहरवा, बिरहा, विदेसिया, आल्हा, धोबिया आदि। लोकगीत कोरी कल्पना पर आधारित न होकर रोजमर्रा के जीवन पर आधारित होते हैं। इनकी भाषा अत्यंत सहज और सरल होती है, जो आसानी से समझी जा सकती है। सारे देश में लोकगीतों के अपने अपने विद्यापति होते हैं। असंख्य लोकगीतों को सृजने वाली औरतें ही हैं। औरतों द्वारा गाए जाने वाले लोकगीतों की विशेषता है कि ये अकेले नहीं गाए जाते, दल बांधकर गाए जाते हैं। आइए बच्चों, अब लोकगीत निबंध का आनंद लेते हैं। लोकगीत जो होते हैं वह अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न होते हैं। कहने का अर्थ है कि जो शास्त्रीय संगीत होता है यह उससे बिल्कुल अलग होते हैं। शास्त्रीय संगीत के लिए अत्यधिक अभ्यास की, अत्यधिक साधना की आवश्यकता होती है, जबकि लोकगीतों के लिए साधना की आवश्यकता नहीं होती। यह घर, गांव और नगर की जनता के गीत होते हैं। इन्हें त्योहारों और विशेष अवसरों पर गाया जाता है और इनके जो रचने वाले होते हैं, अर्थात इनको जो लिखने वाले होते हैं, वह अधिकतर गांव के ही लोग होते हैं। और प्यारे बच्चों, स्त्रियों ने भी इनकी रचना में विशेष रूप से भाग लिया है। और इन गीतों की एक बहुत बड़ी विशेषता क्या होती है मालूम है? वह यह है कि यह गीत बाजों की मदद के बिना ही या साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जा सकते हैं। एक समय था बच्चों, जब शास्त्रीय संगीत की तुलना में इन लोकगीतों को बहुत ही छोटा, बहुत ही तुच्छ समझा जाता था और इनकी बहुत अनदेखी की जाती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, लोगों का नज़रिया बदला, लोगों का लोकगीतों या शास्त्रीय संगीतों के प्रति जो उनकी रुचि थी वह बदली, उससे साहित्य और कला के क्षेत्र में बहुत परिवर्तन आया और अनेक लोगों ने अनेक बोलियों के लोक साहित्य और लोकगीतों के संग्रह पर कमर बांधी, अर्थात इनकी रचना की। लोकगीत बच्चों कई प्रकार के होते हैं। इनका जो एक प्रकार होता है वह बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है। यह जो गीत होते हैं इस देश के, अर्थात अपने देश के आदिवासियों के संगीत होते हैं और आदिवासी अधिकतर मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर पठार में गोंडा खांड, ओरांव मुंडा, भील संथाल आदि फैले हुए हैं, जिनमें आज भी जीवन नियमों की जकड़ में बंध नहीं सका। अर्थात जैसे और जगहों की अगर हम बात करें तो वहाँ का जो जनजीवन है वो नियमों में बंधा हुआ है, लेकिन जो आदिवासी समुदाय हैं, जो भील समुदाय हैं, वहाँ पर जो उनका जनजीवन है वो नियमों में बंधा नहीं है और वह मस्ती में रहते हैं। और इनके जो गीत होते हैं, यह जो इनके नृत्य होते हैं, ये बड़े बड़े दलों में गाए और बजाए जाते हैं। लगभग 20-20, 30-30 पुरुषों और महिलाएं जो हैं वो एक दल में, एक झुंड में एक दूसरे के साथ गाते बजाते हैं और एक दूसरे के साथ सवाल जवाब करते हैं। और इसी तरीके से पहाड़ियों के भी अपने गीत होते हैं, उनके भी अपने भिन्न भिन्न स्वरूप होते हैं। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत और उन्हें गाने की अपनी अपनी अलग अलग शैलियाँ हैं, अलग अलग तरीके हैं और इस कारण उनका अलग नाम पहाड़ी पड़ गया। वास्तविक लोकगीत जो होते हैं बच्चों, वो देश के गांवों और देहातों में ही पाए जाते हैं, क्योंकि लोक का अर्थ गांवों से ही अक्सर लिया जाता है
और इनका संबंध अर्थात इन लोकगीतों का संबंध जो है वह देहात की जनता से ही होता है। बड़ी जान होती है इन लोकगीतों में। चैता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि मिर्ज़ापुर, बनारस, उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। बाउल और भतियाली बंगाल के लोकगीत हैं। पंजाब में माहिया आदि इसी प्रकार के हैं। हीर रांझा, सोहनी महिवाल संबंधी गीत पंजाब में और ढोला मारू आदि के गीत राजस्थानी में बड़े चाव से गाए जाते हैं। इन गीतों के जो रचनाकार होते हैं वह अपनी इन गीतों की रचना करते हैं वह केवल कोरी कल्पना पर आधारित नहीं होती है, बल्कि उनके जो विषय होते हैं, इन गीतों के विषय होते हैं वह रोज़मर्रा के जीवन पर आधारित होते हैं। इसलिए यह सीधे लोगों के हृदय को छू लेते हैं, क्योंकि यह उनके ही आसपास के उनके परिवेश से ही संबंधित होते हैं। और उनके जो राग होते हैं वह बहुत ही साधारण होते हैं, जैसे पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, सोरठ आदि। कहरवा, बिरहा, धोबिया आदि जैसे गीत जो हैं वो देहातों में बहुत गाए जाते हैं, और जब ये गाए जाते हैं तो आसपास बहुत अधिक भीड़ इकट्ठी हो जाती है। और इन गीतों की जो भाषा होती है वह भी बहुत ही सरल और सहज होती है, जिसको समझना बहुत ही आसान होता है। आसान इसलिए होता है क्योंकि जैसा कि बताया जा चुका है कि इन गीतों को रचने वाले गाँवों के ही लोग होते हैं, देहातों के ही लोग होते हैं, और वह अपने आसपास के जनजीवन से ही संबंधित विषयों पर आधारित इन गीतों की रचना करते हैं। यह जो गीत होते हैं बहुत ही आह्लादकर और आनंददायक होते हैं। तो इसलिए जो इनकी जो सफलता का कारण है वह इनकी बहुत ही आसानी से समझी जाने वाली भाषा है। भोजपुरी में बच्चों करीब 30-40 वर्षों से विदेशिया का बहुत प्रचार हुआ है। विदेशिया वहाँ का एक बहुत ही प्रसिद्ध लोकगीत है, और जो वहाँ के गाने वालों के समूह हैं वे इन्हें गाते हुए देहात में घूमते फिरते हैं, और क्योंकि वहीं के लोगों के द्वारा वहीं के लोगों के लिए यह रचे गए हैं तो इसलिए वहाँ के लोग इन्हें आसानी से समझ लेते हैं। उधर के ज़िलों में विशेषकर बिहार में विदेशिया से बढ़कर दूसरे गाने आज भी लोकप्रिय नहीं हैं, और इन गीतों में अधिकतर रसिक प्रियों और प्रियाओं की बात कही गई है, परदेशी प्रेमी की, और इनमें करुणा और विरह का रस बरसता है। इसी प्रकार जंगल की जातियों के भी अपने गीत होते हैं, और ये गीत दल गीत होते हैं। दल गीत अर्थात जो समूहों में गाए जाते हैं, और इसमें अधिकतर बिरहा आदि के गीत होते हैं। इसमें एक ओर पुरुष होते हैं और दूसरी ओर स्त्रियां होती हैं, जो एक दूसरे के जवाब के रूप में दल बांधकर गाते हैं और दिशाओं को गुंजा देते हैं। लेकिन कुछ समय से इस प्रकार के दलीय गानों का ह्रास अर्थात पतन होता आ रहा है, अर्थात इनमें धीरे धीरे कमी होती आ रही है। एक दूसरे प्रकार के बड़े लोकप्रिय गाने हैं, लोकप्रिय लोकगीत हैं जो आल्हा की हैं। अधिकतर जो आल्हा गीत हैं वो बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। इनका आरंभ तो चंदेल राजाओं के राजकवि जो जगनीक थे उनसे माना जाता है, जिन्होंने आल्हा उदल की वीरता का अपने महाकाव्य में बखान किया था। पर निश्चय ही उसके छंद को लेकर जन बोली में उसके विषय को दूसरे देहाती कवियों ने भी समय समय पर अपने गीतों में शामिल कर लिया, और ये गीत आज भी गाँवों में बहुत ही प्रेम से गाए जाते हैं। इन्हें गाने वाले गांव-गांव में ढोलक लिए हुए गाते फिरते हैं। नट एक जाति होती है जो रस्सियों पर अपने करतब दिखाती हैं, और गीतों के माध्यम से भी वह लोगों का मनोरंजन करते हैं, और अधिकतर ये गद्य पद्यात्मक हैं और इनके अपने अलग ही बोल
होते हैं। हमारे देश में गाए जाने वाले लोकगीतों की असंख्य संख्या ऐसे गीतों की है जिनकी रचना स्त्रियों ने की है। ये गीत भी लोकगीत ही होते हैं और इनकी रचना जो स्त्रियों ने की है, जैसे जब हम देखते हैं कि बहुत सारे गीत या गाने जिनकी रचना पुरुषों ने की है, जब हम उनकी तुलना में इन लोकगीतों को देखते हैं तो पाते हैं कि यह उनसे किसी भी मामले में कम नहीं है और इन गीतों का संबंध विशेषतः स्त्रियों से ही होता है। इस दृष्टि से भारत इस दिशा में सभी देशों से भिन्न है, क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियों ने अपने गीत मर्दों या जनगीतों से अलग और भिन्न नहीं लिखे हैं, बल्कि मिलते जुलते ही लिखे हैं। अब आप देखेंगे कि जो लोकगीत होते हैं महिलाओं के विशेष रूप से वह किन किन अवसरों पर गाए जाते हैं, जैसे त्योहारों पर, नदियों में नहाते समय के। आप देखते हो बच्चों कि जब काफ़ी सारी महिलाएं इकट्ठी होकर कहीं जा रही होती हैं तो वह अपना मनोरंजन करने के लिए और उस रास्ते की दूरी को कम करने के लिए वह लोकगीत गाना शुरू कर देती हैं। तो इसी प्रकार जब नदियों में नहाने जाते हैं तो उस दूरी को कम करने के लिए वह उस समय के भी उन्होंने गीतों की रचना की है। नहाने जाते हुए राह के, विवाह के, मटकोड़ के, ज्योनार के, संबंधियों के लिए प्रेम युक्त गाली के, ये गीत आपने विशेष रूप से उस समय सुने होंगे, देखे होंगे। जब लड़की की शादी होती है और जब बाराती आए हुए होते हैं तो उन बारातियों को प्रेम युक्त उल्हाना देने के लिए उस समय ये गीत विशेष रूप से गाए जाते हैं। बालक के जन्म आदि के अवसरों पर आप देखेंगे कि हर अवसर के अलग अलग गीत होते हैं जिन्हें विशेष रूप से स्त्रियां ही गाती हैं। और इन गीतों की एक विशेष बात यह भी है कि जो नारियों के गाने होते हैं वह साधारणतः अकेले नहीं गाए जाते हैं, दल बांधकर गाए जाते हैं। अनेक कंठ एक साथ फूटते हैं। कहने का तात्पर्य है कि बहुत सारी आवाजें एक साथ आती हैं गीत गाते हुए। हालांकि उनमें कोई मेल नहीं होता है, लेकिन फिर भी सब अपने अपने सुर में, अपने अपनी आवाज में इन गीतों को बड़े ही अच्छे तरीके से गाती हैं और त्योहारों, शुभ अवसरों पर वे बहुत ही अच्छे लगते हैं। गांवों और नगरों में गायिकाएं भी होती हैं जो विवाह, जन्म आदि के अवसरों पर गाने के लिए बुला ली जाती हैं। अब आप बदलते हुए समय के साथ आप देखते हैं बच्चों कि आज की जो युवा पीढ़ी है उनमें गीतों को लेकर के जो एक रुचि है वह बहुत कम होती जा रही है और उन्हें यह लोकगीत नहीं आते हैं। तो अतः इन अवसरों पर गाने के लिए अब गांवों और शहरों में जो इन गीतों को गाने वाली गायिकाएं होती हैं उनको आमंत्रित किया जाता है। सभी ऋतुओं में स्त्रियां प्रसन्न होकर के दल बांधकर गाती हैं। जैसे आपने देखा होगा होली के, तीज के आदि जितने भी त्योहार आते हैं उन पर महिलाएं इकट्ठी होकर के समूहों में गीत गाती हैं। पर होली, बरसात की कजरी आदि तो उनकी अपनी चीज़ है जो सुनते ही बनती है। अर्थात जो होली के गीत हैं, फाग के गीत हैं, बरसात में गाए जाने वाले गीत हैं, उनमें महिलाएं विशेष रूप से आनंद लेकर गाती हैं और जब उन गीतों को सुना जाता है तो बहुत ही आनंद आता है। पूर्व की जो बोलियां हैं, मगही, मैथिली, भोजपुरी आदि, उनमें अधिकतर मैथिल कोकिल विद्यापति के गीत गाए जाते हैं। विद्यापति बहुत बड़े कवि हुए हैं जिन्होंने मैथिल भाषा में गीतों की रचना की थी और इनके गीत जन जन में इतने लोकप्रिय हुए कि इनको
मैथिल कोकिल की उपाधि से विभूषित किया गया। लेखक कहते हैं कि पर सारे देश के कश्मीर से कन्याकुमारी, केरल तक और काठियावाड़, गुजरात, राजस्थान से उड़ीसा, आंध्र तक अपने अपने विद्यापति हैं। कहने का अर्थ है कि प्रत्येक स्थान पर लोकगीतों को रचने वाले वहाँ के अपने अपने रचयिता हैं, अपने अपने विद्यापति हैं। स्त्रियां ढोलक की मदद से गाती हैं। अधिकतर उनके गाने के साथ नाच का भी पुट होता है। आपने देखा होगा कि जब भी किसी अवसर पर महिलाएं एकत्र होकर गीत गाती हैं तो वह जोश से भरकर नाचना भी शुरू कर देती हैं। गुजरात का एक प्रकार का दलीय गायन गरबा है, जिसे विशेष विधि से घेरे में घूम घूम कर औरतें गाती हैं और साथ ही लकड़ियां भी बजाती जाती हैं जो बाजे का भी काम करती हैं। इनमें नाच गान साथ चलते हैं। यह नाच ही है। सभी प्रांतों में यह लोकप्रिय हो चला है। आप देखते हो कि विशेष रूप से नवरात्र के अवसर पर गरबा नाइट्स आदि इस तरह के आयोजनों का भी आयोजन होने लगा है और यह केवल गुजरात तक ही सीमित न रह करके अपने देश ही नहीं अपितु विदेशों में भी बहुत प्रसिद्ध है। इसी प्रकार होली के अवसर पर ब्रज में रसिया चलता है, जिसे दल के दल लोग गाते हैं और स्त्रियां उनमें विशेष रूप से भाग लेती हैं। तो बच्चों, यह था एक छोटा सा निबंध जिस जो लोकगीतों के प्रकारों पर, लोकगीतों की विशेषताओं पर आधारित था। आशा करती हूँ कि आपको यह भलीभांति समझ में आ गया होगा। पाठ के बारे में तो बच्चों आपने जान ही लिया है। अब आइए जान लेते हैं इसमें आए नए शब्दों और कुछ कठिन शब्दों के बारे में। तो शुरू करते हैं। लोच, लचीलापन, लचक। भिन्न, अलग। हेय, हीन, तुच्छ। उपेक्षा, ध्यान न देना, नज़रअंदाज करना। परिवर्तन, बदलाव। ओजस्वी, प्रभावपूर्ण, शक्तिशाली। देहात, गांव। विधि, तरीका, ढंग। चाव, शोक, आह्लादकर, खुशी देने वाला। ह्रास, पतन। सिरजती, बनाती या सृजन करती। ज्योनार, भोज, दावत। हवाला, संदर्भ। आइए बच्चों, अब लोकगीत पाठ का अभ्यास कर लेते हैं। कुछ प्रश्न देखते हैं जो निबंध से हैं। पहला प्रश्न है, निबंध में लोकगीतों के किन पक्षों की चर्चा की गई है? बिंदुओं के रूप में उन्हें लिखो। लोकगीत जनता के संगीत हैं। दूसरा बिंदु है, लोकगीतों के लिए किसी साधना की आवश्यकता नहीं होती। लोकगीतों के रचनाकार साधारण जनता ही होती है। लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न होते हैं। ये गीत बाजों की मदद के बिना ही या साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, हमारे यहाँ स्त्रियों के खास गीत कौन कौन से हैं? उत्तर, हमारे यहाँ स्त्रियों के खास गीत इस प्रकार हैं। त्योहारों पर नदियों में नहाते समय के, नहाने जाते हुए राह के, विवाह के, मटकोड़, ज्योनार, संबंधियों के लिए प्रेम युक्त गाली के और जन्म आदि अवसरों के। तीसरा प्रश्न है, निबंध के आधार पर और अपने अनुभव के आधार पर यदि तुम्हें लोकगीत सुनने के मौके मिले हैं तो तुम लोकगीतों की कौन सी विशेषताएं बता सकते हो? उत्तर, लोकगीतों का संबंध देहात की जनता से होता है।
यह कोरी कल्पना पर आधारित न होकर रोजमर्रा के जीवन से संबंधित होते हैं। इस कारण ये सीधे मर्म को छू लेते हैं। लोकगीत गांवों और इलाकों की ही बोलियों में गाए बजाए जाते हैं। इनकी भाषा आसानी से समझी जा सकने वाली होती है। इसी कारण ये बड़े आह्लादकर और आनंददायक होते हैं। प्रश्न 4, पर सारे देश के अपने अपने विद्यापति हैं। इस वाक्य का क्या अर्थ है? पाठ पढ़कर मालूम करो और लिखो। उत्तर, इस वाक्य को कहने से लेखक का तात्पर्य है कि लोकगीतों को रचने और गाने वाले लोग देश के कोने कोने अर्थात हर राज्य हर प्रांत में हैं और इनमें सभी को महारत हासिल है। प्रश्न अभ्यास के पश्चात आइए अनुमान और कल्पना पर आधारित कुछ प्रश्न भी देख लेते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, क्या लोकगीत और नृत्य सिर्फ गांवों या कबीलों में ही गाए जाते हैं? शहरों के कौन से लोकगीत हो सकते हैं? इस पर विचार करके लिखो। ऐसा नहीं है बच्चों कि लोकगीत और नृत्य सिर्फ गांवों या कबीलों में ही गाए जाते हैं। शहरों में भी इन्हें न्यूनाधिक गाया जाता है। लोकगीत गांवों और कबीलों में अत्यधिक लोकप्रिय होते हैं। शहरों के अलग से कोई लोकगीत नहीं होते, अपितु वे किसी न किसी रूप में गांवों से ही जुड़े होते हैं, क्योंकि शहरों में देश के भिन्न भिन्न गांवों से ही आकर लोग बसे हुए होते हैं। दूसरा प्रश्न है, जीवन जहाँ इठला इठला कर लहराता है, वहाँ भला आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है? उद्दाम जीवन के ही वहाँ के अनंत संख्यक गाने प्रतीक हैं। क्या तुम इस बात से सहमत हो? विदेशियाँ नामक लोकगीत से कोई कैसे आनंद प्राप्त कर सकता है और वे कौन लोग हो सकते हैं जो इसे गाते सुनते हैं? इसके बारे में जानकारी प्राप्त करके कक्षा में सबको बताओ। वैसे तो बच्चों अनुमान और कल्पना स्वयं करने के लिए होती हैं, क्योंकि सबका अनुमान एक ही विषय के लिए एक ही चीज़ के लिए अलग अलग होता है और कल्पना भी सबकी अपनी अपनी ही होती है। परंतु आपकी सहायता और आपकी सुविधा के लिए मैं अपने अनुमान और कल्पना पर आधारित इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार दे रही हूँ। अगर आपका अनुमान और आपकी कल्पना कुछ और है तो आप उसके आधार पर इस प्रश्न का उत्तर स्वयं लिख सकते हैं। तो मेरा उत्तर इस प्रश्न के लिए यह है, जी हाँ, हम इस बात से सहमत हैं। लोकगीतों के संबंध में कही गई यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि लोकगीत बड़े ही आह्लादकर और आनंददायक होते हैं। उस स्थान विशेष की बोली की थोड़ी सी जानकारी रखने वाला इन गीतों को आसानी से समझ सकता है, इनका आनंद ले सकता है। भोजपुरी की जानकारी रखने वाला विदेशिया का आनंद आसानी से प्राप्त कर सकता है। बिहार के जिलों में विदेशिया गाने वालों के अनेक समूह इन्हें गाते हुए देहात में फिरते हैं। इन गीतों में अधिकतर रसिक प्रियों और प्रियाओं की बात रहती है। इनमें करुणा और विरह का रस बरसता है। आइए बच्चों, अब भाषा की बात के माध्यम से विभिन्न व्याकरणिक बिंदुओं की सहायता से हम अपनी भाषा को और समृद्ध एवं सुदृढ़ करने का प्रयत्न करते हैं। भाषा की बात के अंतर्गत पहला प्रश्न है, लोक शब्द में कुछ जोड़कर जितने शब्द तुम्हें सूझें उनकी सूची बनाओ। इन शब्दों को ध्यान से देखो और समझो कि इनमें अर्थ की दृष्टि से क्या समानता है। इन शब्दों से वाक्य भी बनाओ, जैसे एक शब्द आपकी सहायता के लिए बनाकर दिखाया गया है, लोक कला। ऐसे ही कुछ और शब्द हो सकते हैं बच्चों।
जैसे लोक कला बनाया गया था, ऐसे ही और शब्द हैं लोक कथा। हमारे समाज में लोक कथाएं बहुत प्रचलित हैं। लोकतंत्र, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोक लाज, हमें लोक लाज का ध्यान रखना चाहिए। लोकप्रिय, स्वर्ण मंदिर एक लोकप्रिय धार्मिक तीर्थ स्थल है। लोकहित, हमारा प्रत्येक कर्म लोकहित में होना चाहिए। दूसरा प्रश्न है बच्चों, 12 मासा गीत में साल के 12 महीनों का वर्णन होता है। अगले पृष्ठ पर विभिन्न अंकों से जुड़े कुछ शब्द दिए गए हैं। इन्हें पढ़ो और अनुमान लगाओ कि क्या इनका अर्थ क्या है और वह अर्थ क्यों है। इस सूची में तुम अपने मन से सोचकर भी कुछ शब्द जोड़ सकते हो। यह शब्द दिए गए हैं बच्चों, इकतारा, सरपंच, चारपाई, सप्तर्षि, अठन्नी, तिराहा, दोपहर, 6 माही, नवरात्र, चौराहा। आइए अब देखते हैं कि इनके क्या क्या अर्थ हो सकते हैं और क्यों। सबसे पहले हम शब्द लेते हैं इकतारा। इकतारा में बच्चों आप देखोगे कि एक संख्या आई है, इक अर्थात एक। यह एक ऐसा वाद्य यंत्र होता है जिसमें एक तार होता है। सरपंच, सर कहा जाता है मुखिया को, प्रमुख को, अर्थात जो पंचों का प्रमुख होता है उसे सरपंच कहते हैं। चार पाई, अर्थात 4 पायों या पैरों वाली। सप्तर्षि, सप्त अर्थात 7 और ऋषि अर्थात 7 ऋषियों का दल। अठन्नी, अठन्नी शब्द बना है बच्चों 8 और आने को मिलाकर। पुराने समय में जो विनिमय के लिए अर्थात जो मुद्रा होती थी उसमें आना भी एक मुद्रा होती थी और 6 पैसे का एक आना होता था। अठन्नी यानी 8 आनों का समूह अर्थात 48 पैसे। 2 पहर, प्यारे बच्चों एक दिन में 8 पहर होते हैं। अब इनमें से 2 पहर को जब मिला दिया जाता है तो 2 पहर इकट्ठा एक शब्द बनता है। 6 माही, 6 महीने में होने वाला। नवरात्र, नव का अर्थ होता है 9 और रात्र शब्द बना है रात्रि अर्थात रात से। नवरात्र का अर्थ हुआ 9 रातों का समूह। चौराहा, चौ का अर्थ है 4 और राह अर्थात राहें। जहां पर 4 राहें इकट्ठी होती हैं उसे चौराहा कहते हैं। तीसरा प्रश्न है बच्चों, को, में, से आदि वाक्य में संज्ञा का दूसरे शब्दों के साथ संबंध दर्शाते हैं। झांसी की रानी पाठ में तुमने का के बारे में जाना। नीचे मंजरी जोशी की पुस्तक भारतीय संगीत की परंपरा से भारत के एक लोक वाद्य का वर्णन दिया गया है। इसे पढ़ो और रिक्त स्थानों में उचित शब्द लिखो। आइए देखते हैं बच्चों कि किस रिक्त स्थान में को, में, से अर्थात अथवा का में से कौन सा शब्द आएगा। तुरही भारत के कई प्रांतों में प्रचलित है। यह दिखने में अंग्रेजी के एस या सी अक्षर की तरह होती है। भारत के विभिन्न प्रांतों में पीतल या कांसे से बना यह वाद्य अलग अलग नामों से जाना जाता है। धातु की नली को घुमाकर एस का आकार इस तरह दिया जाता है कि उसका एक सिरा संकरा रहे और दूसरा सिरा घंटीनुमा चौड़ा रहे। फूंक मारने को एक छोटी नली अलग से जोड़ी जाती है। राजस्थान में इसे बरगू कहते हैं।
उत्तर प्रदेश में यह तुरी, मध्य प्रदेश और गुजरात में रणसिंघा और हिमाचल प्रदेश में नरसिंघा नाम से जानी जाती है। राजस्थान और गुजरात में इसे काकड़ सिंघी भी कहते हैं। तो यह था बच्चों हमारा आज का पाठ लोकगीत। आशा करती हूँ कि आप इस पाठ को भली भांति समझ पाए होंगे। आप इसके अभ्यास को, इससे जुड़े व्याकरणिक बिंदुओं को भली भांति समझ पाए होंगे। तो आप पढ़ते रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। अगले किसी अध्याय में आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।